एमपी टॉप 5 की सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कोई और कमेंट यदि आप मेरे को देना चाहे, कोई और सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट था एक मैडम का कि 5 क्वेश्चंस कम होते हैं, इस क्वेश्चंस को 10 किया जाए। तो जल्दी मैं आपके लिए कुछ नए प्रकार के मेंस के क्वेश्चन या प्रीलिम्स के क्वेश्चन या हेडलाइंस जरूर लेके आऊंगा। एमपी में ऐसा है कि करंट अफेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जरूरत करंट अफेयर्स कम होती है। मतलब हर जितनी आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल में करंट अफेयर्स मिलती है, एमपीपीएससी के हिसाब से करंट अफेयर्स उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं रहती नहीं है। अननेसेसरी क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए करंट अफेयर्स यूज करना तो मेरे को ये सही नहीं लगा। जो एकदम डॉटेड है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, तब भी ये वीडियो मेरे समझाते हुए आप लोग को प्री और मेंस का एक्सप्लोरेशन के साथ आधे घंटे का तो हो ही जाता है। लेकिन मैं और पूरी कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करके मैं आपको और अच्छी तैयारी में आपकी मदद कर सकूं। तो ये सुझाव मैं लेता हूं और अगले कुछ दिनों में मैं इस पर जरूर काम करूंगा। ठीक है, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, अपने दोस्तों को बताइए सीरीज के बारे में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर भी सही कमेंट किया है तो आज वो क्वेश्चन देखेंगे। नया क्वेश्चन आपके लिए भी लेके आए हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स के वो 5 सबसे बड़े हेडलाइंस या 5 सबसे बड़ी न्यूज जो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल, मध्य प्रदेश वन विभाग ने वन्य प्राणी क्षेत्रों में गश्त तेज करने और अवैध शिकार पर प्रतिबंध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च विच ऑपरेशन टू इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग इन द वाइल्ड लाइफ एरियाज एंड बैन इलीगल हंटिंग। पिछले 10 सालों की एक रिपोर्ट देखी जाए तो 400 से ज्यादा एलिफेंट्स और 10 टाइगर्स की मौत हुई है। इलीगल पोचिंग के बहुत सारे केसेस आए हैं। अभी हाल में ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी कुछ एलिफेंट्स की किलिंग के बारे में पता चला। प्लस पेट्रोलिंग को बढ़ा के इस चीज को चेक करना, इलीगल हंटिंग को कम करना। ठीक है, दूसरी एक और चीज है, कभी कभी ना इलेक्ट्रिक शॉक वायर्स होती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशनरी चीजें होती हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है, उसमें कभी कभी हमारे जानवर फंस जाते हैं और उनका सही टाइम पे उपचार ना होने के कारण भी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए, मतलब इस तारीख से 1 जनवरी मान लीजिए आप, और अगले साल के 31 दिसंबर तक के लिए एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन चालू किया है, जिसमें हमारे सभी फॉरेस्ट गार्ड से लेकर हाईजेस्ट अथॉरिटी तक पेट्रोलिंग दिन रात करेंगे। और यदि कोई भी एनिमल किसी भी स्टेट में पाया जाता है जहां पे उसको चोट लगी है, उसको तुरंत से तुरंत उपचार देके इस तरह के चीजों को कम करना है। तो इस पूरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप। प्लीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप चालू किया है इस तरह के पेट्रोलिंग को बढ़ाते हुए इलीगल हंटिंग और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। यहां पे मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा जिसपे आप मेंस की और प्री की तैयारी का बेस बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होगा 1972 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ठीक है, कितनी सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एमपी में 3 हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजना है जो इस तरह की इलीगल हंटिंग के लिए चलाई जा रही है, तो थोड़ा यहां पे एक्सप्लोर कीजिएगा, अपने एक मेंस का आंसर तैयार कीजिएगा जो इससे रिलेटेड हो, और इस तरह के कुछ फैक्ट्स कि ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप लॉन्च किया गया, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले आप ये फोटो देख सकते हैं। मोहन यादव सरकार जो हमारे न्यू सीएम है, उनका सख्त एक्शन प्लान है, एमपी में शुरू होगा ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी का आधारशिला रखी है, भूमि पूजन हुआ है recently, where the Chief Minister of the Madhya Pradesh मोहन यादव जी laid the foundation stone of मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी। थोड़ा गेस आप मार सकते हैं कि हमारे सीएम साहब उज्जैन से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें उज्जैन में हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा यदि आपको ना बने तो उज्जैन के साथ आप जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी में नहीं है। तो इसका आंसर उज्जैन में ही है। एमपी की पहली
मेडिसिटी, ठीक है, एक पूरा का पूरा स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां कॉलेज होगा, नर्सिंग होगा, मतलब एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपको दिखेगा, एक मेडिसिटी बनाई जाएगी उज्जैन में। इसका जो टारगेट रखा गया है ये सिंहस्थ के पहले रखा गया है। आप सभी को पता होगा कि 2025 में जो आने वाला है उसमें प्रयागराज में महाकुंभ है, और 2028 में, याद है 2028 में क्या होने वाला है, हमारे उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है। हमारे उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, ठीक है। तो सिंहस्थ से पहले पहले ये मेडिसिटी बनाने का प्लान है। इसकी भूमि पूजन हो चुकी है। तो प्लीज याद रखिएगा, एमपी की पहली मेडिसिटी उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक कंसेप्ट आता है जो आपको आइडिया होना चाहिए, वो है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म जस्ट एक आपको पता होना चाहिए अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। देखिए, टूरिज्म तो आप जानते हैं, आप कहीं पे जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, ठीक है, अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए जाते हैं। कभी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप किसी भगवान या उनकी जो एक स्टोरी है उसको जीने जाते हैं, उसको देखने जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यदि आप एक टूरिज्म में बिलोंग करते हैं, अगर आप टूरिज्म एक्टिविटी करते हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए हो, किसके लिए हो, मेडिकल पर्पस के लिए हो, ठीक है, आप कोई टूरिज्म क्रिएट कर रहे हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। आज की डेट में इंडिया पूरी दुनिया में टॉप मेडिकल टूरिज्म के लिस्ट में टॉप 10 में आता है। मतलब दुनिया की कुछ 46 कंट्रीज हैं जहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसमें टॉप 10 में इंडिया आता है। इंडिया क्यों आता है? इंडिया की अफोर्डेबिलिटी के कारण, इंडिया में जो कन्वेंशनल हमारी खुद की आयुष है, ठीक है, हमारी कन्वेंशनल सर्जरीज बहुत सस्ती हैं। यही आप पैरासीटामोल यदि अमेरिका में खरीदने जाए ना तो बहुत महंगी पड़ती है, मेडिकल बहुत महंगा है यूरोपियन कंट्रीज में। तो बहुत सी कंट्री के लोग, आपने सुना होगा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, नागपुर आते हैं, पुणे आते हैं, क्या करवाने, अपना कार्डियक सर्जरी करवाने। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस मेडिकल एक्सचेंज को, कोई आ रहा है आपके देश में, इसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे इनकम जनरेट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाए जा रहे हैं। एम्स हो गया, ठीक है, हमारे खुद के देश के लोग के लिए भी एक दिल्ली एम्स हुआ करता था, लेकिन अब एम्स भी बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉक्टर नर्सेस का रेशियो बहुत कम है। आपने खुद कोरोना में देखा, यदि बहुत लोग एक साथ बीमार हो जाए तो लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, दवाइयां नहीं है, नर्सेज नहीं है, बेड्स नहीं है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जरूरी होता है। तो थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा, मेडिकल टूरिज्म एक प्रैक्टिस है जहां पे एक पर्सन ट्रेवल करता है दूसरे कंट्री में या दूसरे एरिया में, अक्सर किसी प्रकार की मेडिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए। मैं आपको यदि एक एस्टिमेट बताऊं तो एक मैं जगह पढ़ रहा था, $3 बिलियन का मार्केट है ये। शार्क टैंक इंडिया यदि आपने देखा होगा तो वो पूछते हैं ना टोटल मार्केट कितने का है, तो जी हां $3 बिलियन का। यदि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी हो जाए, इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल बढ़ जाए, ठीक है, कोई यूरोपियन कंट्री एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है ना, वैसे ही हमारे हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, एथिकल जो चीजें गलत होती है वो थोड़ा कम हो जाए, हम अपने आप को एक मेडिकल टूरिज्म के लिए एक डेस्टिनेशन और बेहतर कर सके, तो एक बहुत बड़ा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। $3 बिलियन सर, $3 बिलियन का मार्केट है। तो इसलिए ये मेडिसिटीज, ये सब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एमपी भी इसमें पीछे क्यों ना रहे, ठीक है, एमपी में भी हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इसमें इतना आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए कि मेडिकल टूरिज्म को हम बढ़ा सके। आपको मैं बताऊं, आज की डेट में मेडिकल वीजा मिलता है, आयुष वीजा आप पढ़िएगा कभी, ठीक है,
आयुष वीजा मिलता है, जो लोग इंडिया विजिट करना चाहते हैं बाहर से, ठीक है, आयुष वीजा है उनके लिए, ई मेडिकल वीजा है उनके लिए। तो इस तरह से मेडिकल टूरिज्म हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसी का एक पार्ट हो सकता है एमपी में। तो कभी एमपी के बारे में आए ना कि एमपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या एमपी के ग्रोथ में, तो टूरिज्म में एक मेडिकल टूरिज्म है, ट्राइबल टूरिज्म है, तो ये बेसिकली चीजें दिमाग में रखिएगा, आपके आंसर में एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की सिद्धि बढ़ाने एक और ऐतिहासिक कदम 21 नवंबर 2024 को डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन में मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, ठीक है। 100 एमबीबीएस सीट्स का प्रवेश क्षमता होगी, ठीक है, यूजी और इंटर्न छात्र रहेंगे। तो ये पूरा एक मेडिसिटी अगले सिंहस्थ 2028 तक, ये भी एक पॉइंट है हमारा एमपी में तैयार हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी अपने एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रि परिषद ने श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन की मंजूरी दी, इसका मुख्यालय कहां स्थापित है? रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट और द कैबिनेट approved the formation of Sri Krishna Pathey Trust. Its headquarter is to be established at भोपाल। प्लीज याद रखिएगा, भोपाल में ये ट्रस्ट बनाया जा रहा है जिसका काम है श्री कृष्ण के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यदि दिमाग में डालना चाहूं, उज्जैन में संदीपनी आश्रम है जहां पे बलदाऊ और आपके कृष्ण भगवान जी, सुदामा जी पढ़ने आए थे। तो एक प्लेस है जहां कृष्ण जी बिलोंग करते हैं। कृष्ण की स्टोरी में, कृष्ण की जो पूरी एक गाथा है उसमें ये उज्जैन का संदीपनी आश्रम आता है। ऐसे ही जहां जहां कृष्ण भगवान मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उनकी एपिक स्टोरीज हैं, ठीक है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उन सब का हम इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उनके बेस्ट ऑफ बेस्ट करने के लिए हमने ये ट्रस्ट बनाया है। तो श्री कृष्ण पाथ्य ट्रस्ट भोपाल में एस्टेब्लिश्ड है। तो प्लीज याद रखिएगा, इस तरह की भी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आप सोचिए आपके आसपास का एक मंदिर है लेकिन उसमें एक साथ बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, जैसे मैहर देवी हो गई आपकी, त्रिकुटा माउंटेन जो मैहर में है, ठीक है, जहां पे मां शारदा है, वहां पे पहले लोग चढ़ते थे, अब वहां पे रोपवे हो गई है तो लोग अब ज्यादा जल्दी वहां पे क्या बोलते हैं दर्शन कर पाते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, आप क्या बोलते हैं वहां पे टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, आसपास के लोगों की आमदनी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, आसपास की जगहों का होटल्स बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तत्पर है। तो उसी को रिलेटेड हुए श्री कृष्ण भगवान के रिलेटेड जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसके बेहतरी के लिए भोपाल में ये ट्रस्ट बनाया गया है। प्लीज याद रखिएगा। ये कुछ इंस्टाग्राम्स और ट्विटर की पोस्ट है। मैं अक्सर बोलता हूं अपनी क्लास में कि ये सबको देख लिया कीजिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसे देखिए रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, क्वेश्चन आता है ना कि कौन कौन सी जगह रामायण सर्किट में, सांची बुद्धिस्ट सर्किट में आती है, ठीक है, बोध गया हो गई, जो बुद्धिज्म के एपिक स्टोरीज में कुछ जगह के नाम है। तो वैसे ही हमारा संदीपनी आश्रम उज्जैन में, ठीक है, ये क्या पवित्र स्थल है जहां पे ज्ञान प्राप्ति की थी, जहां पढ़ाई की थी, ठीक है। नारायण धाम महिदपुर में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जरूर देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। पवित्र धाम जाना पाओ, ठीक है, रुक्मणी हरण स्थल धार में। तो मतलब आपको संदीपनी आश्रम पता होगा लेकिन कृष्ण से रिलेटेड एमपी में आपको ये 4 जगह पता चल गए जहां पे रुक्मणी हरण स्थल हुआ था, ठीक है। अमझेरा धाम धार में है, ठीक है। पवित्र धाम जाना पाओ, ठीक है, जहां परशुराम जी की जन्म हुआ था, ठीक है। चंबल नदी वहां से निकलती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? प्लीज याद रखिएगा, एक है 26 नवंबर 1949 और एक है 26 जनवरी 1950। ये रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इनफोर्स हुआ था, ठीक है, हमने उसको लागू कर दिया था, हम रिपब्लिक हो गए थे। उससे पहले हम मोनार्की थे,
भैया ब्रिटेन की रानी हमारी स्टेट ऑफ हेड थी, हेड ऑफ स्टेट थी, लेकिन उस दिन हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? एक इलेक्टेड आदमी। हाईली देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इलेक्टेड तो है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। हमारे एमपी एमएलए इलेक्ट करते हैं, तो हम मोनार्कियल स्टेट में तो नहीं है, हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, तो हम रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट का इलेक्टेड होना। मोनार्की का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड नहीं होता है, कोई एक फैमिली या उसकी ब्लड लाइन के लोग हेड ऑफ स्टेट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो हमारा संविधान, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ, हमारा पूरा का पूरा संविधान उस दिन लागू हुआ। हालांकि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन हम इसको इन्फोर्समेंट डेट नहीं मानते। प्रियम्बल में भी ऐसा लिखा है कि इस दिन हमने एडॉप्ट किया था। हालांकि इनैक्टमेंट वर्ड भी है, लेकिन पूरा संविधान इनैक्ट नहीं हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो मतलब 26 जनवरी को पूरा संविधान लागू हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल्स लागू हो जाते हैं, इनैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हां यही हमारा संविधान होगा, यही हमारी रूल बुक होगी। ठीक है, और इसको लागू कब करेंगे? आज नहीं, 26 जनवरी 1950 को करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, उस दिन झंडा फहराया गया था। ठीक है, वो 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 1929 में। ठीक है, तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चूज किया। ठीक है, 15 अगस्त को क्यों चूज किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए चूज किया क्योंकि 15 अगस्त को ही अराउंड 45-46 में 1945-46 15 अगस्त में ही वर्ल्ड वॉर 2 उनकी ट्रुप ने जीता था और सरेंडर किया था जापान ने। तो वो दिन उनके लिए यादगार था। जैसे हमारे बर्थडे हमारे यादगार होते हैं, हमारी एनिवर्सरीज हमारे लिए यादगार होती है, कममरेट करते हैं हम ऐसे दिनों को, वैसे ही 26 नवंबर को हमने ये तो डिसाइड कर लिया ये हमारा संविधान है, लेकिन हम लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को, ऐसा हमने डिसाइड किया। तो ये इनैक्टमेंट डेट है, ये अडॉप्शन डेट है। आपका घर बन जाता है, लेकिन आप मुहूर्त देखते हो ना कि इस दिन पूजा करके घर में एंट्री करेंगे। घर तो तैयार हो गया था 15 दिन पहले, उसी दिन क्यों नहीं रहने लग गए? नहीं, आपने पूजा करवाई 15 दिन बाद मुहूर्त देख के। ऐसे ही कुछ मान लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो 26 जनवरी इज द इनैक्टमेंट डेट, 26 नवंबर इज द एडॉप्शन डेट। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, आप इसको संवैधानिक दिन कहते हैं। 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे कहते हैं। इस बार 75 साल हो गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डेट को। 75 ईयर्स हो गए हम लोग को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किए हुए। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट है सोनीपत हरियाणा में। इसी उपलक्ष्य में ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट है सोनीपत हरियाणा में, वहां पे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोनीपत। इसमें न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ नहीं, इसमें इसका आंसर होना चाहिए सोनीपत हरियाणा। ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया गया है। चारों गलत हैं। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, एमपीपीएससी का क्वेश्चन हो गया, चारों ही ऑप्शन गलत है ना। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट है, वहां पे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बनाया गया है सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, और एडॉप्शन और इनैक्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये चीज भी याद रखिएगा। ये म्यूजियम है जहां पे बहुत सारी आप चीजें देख सकते हैं रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th अध्यक्ष, 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम पूछा है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, प्रीलिम्स में या मेंस में इस बॉडी का नाम लिखा है। वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया, ऐसे कुछ इंटरनेशनल बॉडीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले कहानी सुना देता हूं, फिर उसके बाद हम इसका आंसर को डिकोड करते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ये ब्रेटन वुड सिस्टर्स मानी जाती हैं। ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी आइडियाज पे बनाई गई हैं। यदि आपको कभी डेवलपमेंटल लोन चाहिए, आपको कभी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए, तो आप वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ। जैसे हमारे देश का बैंक आरबीआई, वैसे दुनिया का सबसे सेंट्रल बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हम भी उसके पार्ट है, तो मतलब सभी ऑलमोस्ट कंट्रीज की पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक से आप डेवलपमेंटल लोन्स ले सकते हो बड़े बड़े सालों के लिए, 20 साल 30 साल के लिए, और हमारे देश में, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी फेल हो जाती है। जैसे 1991 में यहां पे इंडिया में सिचुएशन बन गई थी कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। ऐसी जगह आप वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मांग सकते, उसके लिए है आईएमएफ। तो दोनों का काम अलग है। ये डेवलपमेंटल लोन्स देती है वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ इस तरह की सिचुएशंस को, बैंकरप्सी सिचुएशंस को हल करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों कहीं ना कहीं यूरोपियन और अमेरिकन, यूएसए द्वारा बहुत ज्यादा पकड़ी हुई और जकड़ी हुई बॉडीज है। मतलब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बड़ा कंट्रोल करती हैं। और जो आज की डेट में हमारे ईस्ट और वेस्ट में एक हेजीमनी क्रिएट हो रही है ना, कि डॉलर को अभी तोड़ना है। ब्रिक्स बैंक का भी आपने सुना होगा कि हम डॉलर यूज नहीं करेंगे, हम रुपए यूज करेंगे, हम ब्रिक्स की एक अलग करेंसी बनाएंगे। तो जो डॉलर की हेजीमनी है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया था कि यदि आप डॉलर यूज करना बंद कर दोगे तो हम आपके साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। तो ये जो अमेरिका की हेजीमनी है ना, उसको कम करने के लिए ना रीजनल बैंक्स भी बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आपने ब्रिक्स बैंक देखा होगा, वैसे ही एशिया और पैसिफिक एरिया में, कहा एशिया और पैसिफिक एरिया में भी एक रीजनल बैंक बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। जिसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में एक रीजनल बैंक बनाया गया है। कहीं ना कहीं इनको काउंटर करने के लिए ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, याद रखिएगा, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया टॉप 4 में आता है। मतलब इंडिया की पावर है, क्योंकि इंडिया के शेयर्स अच्छे खासे हैं। इंडिया ने जो बैंक में पैसा लगाया है, बैंक में जो कॉर्पस में पैसा जमा किया है, हम सबसे बड़े 4 प्लेयर्स में आते हैं। तो याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल बैंक है जो एशिया और पैसिफिक रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर काम करता है। ये आप एक मान लीजिए वर्ल्ड बैंक और इस तरह के यूएस बेस्ड बैंक को काउंटर करने के लिए, उनकी हेजीमोनी, उनकी पावर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। इसका आप कहां पे देखा आपने, कहां हेडक्वार्टर? मनीला, फिलीपींस में। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 11वें अध्यक्ष कौन है इसके? मसाटो कांडा। 11th प्रेसिडेंट एडीबी के कौन है? मसाटो कांडा। इससे पहले कौन थे? ये थे 10th एडीबी प्रेसिडेंट थे एम असकावा, ठीक है। तो 10th जिनको जो अभी रिटायर हो रहे हैं, दैट इज एम असकावा। और अभी जो 11th प्रेसिडेंट है एडीबी बैंक के, मसाटो कांडा। तो इस चीज को याद रखिएगा। हेडक्वार्टर एडीबी का मनीला हो गया। कब बनी? 1966 में बनेगी। क्या ऑब्जेक्टिव है एशिया पैसिफिक रीजन में, ये बता दिया, ठीक है। एडीबी के अभी के चीफ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको बनना चाहिए। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। ये कुछ चीजें आपको बननी चाहिए, ठीक है। ये लोगो है, ठीक है। अब आते हैं कल के प्रश्न पे, ठीक है। जो कल का प्रश्न था हमारा, उसका आंसर आप सभी ने बहुत अच्छा दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सुरेश कुमार कैत, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी के बच्चों के लिए कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत अब क्या बनेंगे? हमारे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट से वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28th मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा, 28th मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है।
जस्टिस कैट 23 मई को 2025 को रिटायर होंगे। ठीक है, 23 मई 2025 को मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, कोई नया चीफ जस्टिस आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 सितंबर को उनका नाम अनुशंसा किया। आप सभी को पता होगा कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है सीनियर मोस्ट जजेस का कि कौन बनेगा अगला सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हमारे एमपी के नए चीफ जस्टिस हैं। आज के प्रश्न पे आ जाते हैं। तो होप आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे अपने एग्जाम देते समय, और रोज थोड़ा थोड़ा आप करंट अफेयर्स सीखते रहोगे ना तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा। लास्ट में आप एक मोटी सी किताब खरीदोगे, साल भर के करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसमें 15 स्कीम आई होंगी बार बार और आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा रोज मध्य प्रदेश को जानिए, रोज थोड़ा थोड़ा अपने हेडलाइंस को, एमपी के करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस में परखना सीखिए और आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो आज का प्रश्न के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। मध्य प्रदेश के किस सैन्य अधिकारी को भारतीय थल सेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के सैन्य अधिकारी को थल सेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 4 ऑप्शन है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, मैं आपके सभी कमेंट्स देखता भी हूं। तो जुड़े रहिए एमपी टॉप 5 के साथ और अपने सुझाव, अपने आंसर्स जरूर देखिए। प्लस जो भी मैं आपको रोज होमवर्क देता हूं, रिवीजन देता हूं, जरूर करते रहिए। देखते देखते आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और अल्टीमेटली आप अपने सपने को करेंगे पूरा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। थैंक यू।